आइए, आर्थिक विकास हम कर रहे थे। उसके तहत मैंने आपको बताया था कि एचडीआई में जो भारत का स्थान है ये हो गया है आपका 130वां स्थान हो गया है एचडीआई के संबंध में। इसी आर्थिक विकास के तहत एक यूएनओ का जो तंत्र चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और एक तरीके से वो अपने आप में करंट का विषय है, और उस विषय का नाम है सतत विकास लक्ष्य। आप उसको कह सकते हो SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। वर्तमान में इस पर खूब क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी पेचीदगी है लेकिन हम उसको कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। हेडिंग डाल दीजिए SDG, इस टॉपिक को लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हिंदी में इसको कहते हैं सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य। चलिए अब आप देखिए इसका निर्धारण किसने किया है। इसका जो निर्धारण किया है ये किया है यूएनओ ने। यूएनओ आप जानते ही हो, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ी सी बात करते हैं यूएनओ के बारे में। कुछ कॉमन बातें होती है, हालांकि ये पूरा एक चैप्टर होता है अपने आप में यूएनओ के बारे में, और लगभग हर सिलेबस में होता है ये। 1945 में अक्टूबर में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क को एक तरीके से हेड ऑफिस कह देते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तभी रहता है जब इसको हम सचिवालय बोलते हैं। सदस्य देशों पर क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो सदस्य देश है ये है 193, 193वां सदस्य देश जो है वो दक्षिणी सूडान है। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अभी जो चर्चाएं चल रही है इसके सदस्यों को लेकर, तो वो आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। आपको अलर्ट रहना चाहिए कि एक देश है जिसका नाम है फिलिस्तीन, इजराइल के अंदर सिपटता है। मैंने कई बार इसके बारे में बताया है। इजराइल हमास संघर्ष ये उसी से संबंधित है। एक है फिलिस्तीन। अभी जब यूएनओ की बैठक हुई थी महासभा की, जनरल असेंबली की, तब फिलिस्तीन को बकायदा सदस्य के रूप में एक चेयर दी गई थी। हालांकि सदस्य अभी बना नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन अमेरिका इसका पुरजोर समर्थन कर रहा है कि फिलिस्तीन को यूएनओ का सदस्य बनाया जाए। जिस दिन ये बन गया अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। तो सदस्यों को लेकर ये जो तनातनी चल रही थी, फिलिस्तीन को लेकर जो विचार विमर्श चल रहा था, फिलिस्तीन को लेकर जो मांग चल रही थी कि इसको सदस्य बनाए, तो अपने आप में ये सदस्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको अखबारों में जब भी पढ़ने को मिले तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। बन सकता है, बना नहीं है आज की डेट तक, ध्यान रखना। क्लियर होगी। तो 193वां सदस्य देश जो है ये दक्षिणी सूडान है। कई बार इसके बारे में आपको बता चुका हूं। एक इस पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसके जनरल सेक्रेटरी पर, महासचिव। इसके जो महासचिव हैं
ये है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। कोई बता सकता है कि ये जो एंटोनियो गुटेरेस है, इनका संबंध किस देश के साथ है? महासचिव पे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ये आपका स्टैटिक पोर्शन है, ध्यान रखें। हमें आज भी याद है, एक कभी महासचिव रहे थे कोफी अन्नान, उस टाइम बहुत क्वेश्चन आते थे, ये ऐसे पूछते थे कोफी अन्नान का संबंध किस देश से है, तो उनका जो संबंध था वो घाना नामक देश से था। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना की यात्रा पर रहे थे, उससे संबंधित था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जो संबंध है ये पुर्तगाल से है, पुर्तगाल से है, ठीक है ना, इनका संबंध है। तो ये कुछ कॉमन बातें मैंने आपको बताई है जानबूझकर। आइए, अब ये जो सतत विकास लक्ष्य है, ये वही है कि हम समस्याओं से कैसे निपटें, ठीक है। एक शब्द आपने देखा होगा, ये देखिए सस्टेनेबल, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? विकास तो आप समझ गए, ठीक है ना, सभी अपना विकास ही कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, गोल्स सबके अपने लक्ष्य हैं। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि हमने जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, या हमारे जो रिसोर्सेज है, उनका हमने इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि भविष्य में उसको बचा लिया जाए। पता लगा हमने इतना पोल्यूशन कर दिया, इतना पोल्यूशन कर दिया कि धरती संकट में आ गई, पानी का इतना दुरुपयोग कर दिया कि आने वाले समय में पानी जो है मिलना दुर्लभ हो गया। और आप देख भी रहे हो, मुझे आज भी याद है जब हम 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते थे तो ये बताया जाता था कि आने वाले समय में पानी बिकेगा, तो हम हंसते थे, हम कहते थे हमारे पास नहर बहती है, वहां से ले लेना यदि बिकने लगे तो। लेकिन ये हकीकत हो चुका है, आप जानते हो कि पानी बिकने लग गया। आप देख रहे होंगे कि घरों के आसपास गाड़ियां गुजरती है तो वो कैंट वगैरह अंदर रखते हैं सारे, आपने देखा होगा। तो ये तो एक शुरुआत है, और यदि इन स्थितियों पर काबू नहीं किया गया, पानी पर ये कोई प्रोग्राम अपनों ने डिसाइड नहीं किया, इसके संरक्षण के लिए कोई काम नहीं किया, तो आने वाले समय में ये पानी के लिए यदि हम कह दें कि थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, तो कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ऐसा डेवलपमेंट करना है, विकास करना है हमें, लेकिन हमने भविष्य को देखते हुए करना है। ये नहीं है कि हमारे पास जो है उसको खत्म कर दें। प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, पता लगा धुएं धुएं से पूरे वायुमंडल को ही खराब कर दिया, ठीक है, फिर बीमारियां होने लगी, बीमारियां होने लगी तो वापस हम उसी पे आ गए। ये सस्टेनेबल होता है। अब ये बात आती है कि इसका जो क्रियान्वयन है, ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, महत्वपूर्ण है। क्रियान्वयन का मतलब होता है इम्प्लीमेंट। ये कब से कब तक इसको रखा गया है? ये रखा गया 1 जनवरी 2016 से, ध्यान रखना, 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030। मतलब सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? 2030। कर लोगे, ये लिखने की तो जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। 1 जनवरी 2016 से 2030 तक मान लीजिए। टोटल गोल्स कितने हैं? ये तो आपके एग्जाम में भी आ गया, कितने गोल्स डिसाइड किए हैं? ये 17 गोल्स डिसाइड किए हैं। 17 गोल्स है। अब इन 17 गोल्स में जो टारगेट्स है ये है 169। हमने जो टारगेट डिसाइड किए हैं ये 169 है। और जो वैश्विक संकेतक है, ग्लोबल इंडिकेटर, ये है 247। 247 247 है। ये तीनों बातें याद होनी चाहिए, जिसमें से ये वाला आपके एग्जाम में आ भी चुका है कि कितने लक्ष्य हैं,
तो इसी में आपसे पूछा जा सकता है उलझाने के लिए टारगेट्स कितने डिसाइड किए गए हैं, तो 169। ग्लोबल इंडिकेटर क्या है, 247। तो ये कुछ आंकड़े हैं, स्टैटिक पोर्शन है, ध्यान रखना है आपने। अब इसकी प्रकृति क्या है, ठीक है ना, आप ये कह सकते हो ये किसके लिए है, ठीक है ना, प्रकृति क्या है इसकी, इसकी जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, ये है यूनिवर्सल, मतलब सभी के लिए है। यदि हम पानी की बचत करेंगे, भूखमरी से निपटेंगे, आगे चलकर मैं बात करूंगा आपसे, भूखमरी से निपटेंगे, तो उस संबंध में प्रभाव तो पूरे वर्ल्ड पर ही पड़ेगा, यूनिवर्सल है। यदि हम वायु प्रदूषण को रोकेंगे, धरती को बचाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध यूनिवर्सल से आ गया, सार्वभौमिक हो गया इसकी प्रकृति। चलिए आइए, अब ये बात आती है कि इसकी थीम क्या है। थीम कह सकते हो, नारा कह सकते हो, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, आ गया ये एग्जाम में। कोई भी पीछे ना रहे, इसका नारा है ये। कोई भी पीछे ना रहे, कोई भी पीछे ना रहे, इसको टिक कर लीजिए, कोई भी पीछे ना रहे। अब इसका आधार क्या है, बेस क्या है, इसका आधार है 5P, 5P। 5P का मतलब क्या है, एक तो एक P का मतलब है पीपल, लोग मतलब जनता हो गई। प्लेनेट, प्लेनेट, ये जो प्लेनेट शब्द किया गया है, ये किसके लिए किया गया है, पूरी पृथ्वी के लिए है ये। तो इसके आगे आप चाहे लिख सकते हो अर्थ के लिए, क्योंकि प्लेनेट की तरफ जब हम ध्यान जाएंगे तो हमारा चला जाएगा कि 8 ग्रह होते हैं, वो नहीं, उन 8 ग्रहों में से जो पृथ्वी है उसके लिए है ये पृथ्वी के लिए है। प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने अपने जीने की क्वालिटी में सुधार करना है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। कई बार मैंने इसके बारे में बताया है, समृद्धि बोलते हैं इसको, प्रोस्पेरिटी। मतलब ऐसा नहीं है जैसे आपके पास करोड़ों रुपए हैं ये, लेकिन आपको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता है, आपको हेल्थ के बारे में कुछ नहीं है, खाए जा रहे हो, पिए जा रहे हो जो मर्जी, हेल्थ की तरफ कोई ध्यान नहीं है, तो वो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं है। आपकी वृद्धि वृद्धि हुई है, विकास नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये प्रोस्पेरिटी होती है। और एक पी का मतलब होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, मिलजुल कर, अकेला कुछ नहीं कर सकता कोई, हमें मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाना है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को इस रूप में भी आप देख सकते हो कि जैसे यदि हमने वायु प्रदूषण या पोल्यूशन से निपटना है तो सोलर एनर्जी का बड़ा योगदान है, लेकिन भारत के पास सूर्य तो काफी समय तक चमकता है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो दूसरा देश जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो हमें टेक्नोलॉजी दे दे, हमारे पास सूर्य है तो हम उससे सोलर एनर्जी बना देंगे, हम उसको ऊर्जा दे देंगे। तो ये क्या होगी, पार्टनरशिप। एक पीस, शांति, शांति। अब इसका मतलब तो आप समझते ही हो, चले आइए। अब आप देखिए, गोल्स, टोटल गोल्स 17 है, उन 17 गोल्स पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, ऐसे बहुत सारे आएंगे। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपसे क्वेश्चन कहता है कि एसडीजी के तहत, एसडीजी के तहत गोल 16वां कौन सा है,
17वां कौन सा है, 18वां कौन सा है, ऐसे पूछता है आपसे। ठीक है ना, तो आपको क्रम पता होना चाहिए, ये मेन क्वेश्चन है इसका। और खूब आगे आप सोच नहीं सकते। यदि मैं गलत नहीं हूं तो मेरे हिसाब से आरएएस 2024 का जो पेपर 25 में हुआ था उसमें भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। देख लेंगे आप, थोड़ा देखा करो। कई बार क्या है, समय कम होने के कारण मैं देख नहीं पाता हूँ, तो आप जो बोलता हूँ ना ये देखा करो, उस क्वेश्चन को देखा करो। कोई समय नहीं लगता है, आजकल गूगल आपके हाथ में है, अपने आप से आप उसको देखो, उससे संबंधित क्वेश्चन निकालो। क्या पता कोई दूसरा एक क्वेश्चन और सामने आ जाए। पढ़ा ऐसे ही जाता है बेटा, ये पढ़ने का तरीका यही होता है। आपको इसमें आपको लगता होगा कि इसमें टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, इसको आप नॉलेज मिलता है, आपका दिमाग खुलता है आपका पूरा। तो जैसे बताया जाता है उसको देखा करो आप, और चीजें ये रील वगैरह देखते हो इसकी बजाय उसको देख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पर गौर करना है आपने, ठीक है ना। तो आपसे पूछता है कि इस गोल में क्या है, ये कौन से नंबर का है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे आया, भूमि में जीवन, जल में जीवन, भूखमरी, गरीबी का अंत, और यहां दे दिया फर्स्ट 4 17 ऐसे एक्सेट्रा, जो भी कहता मिलान करो, ऐसे आ गया ये। तो मेरी बात समझ गए कि ये 17 गोल आपको याद होने चाहिए। थोड़ा तरीके से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। वैसे रट्टा मारोगे तो थोड़ा देर लग जाएगी, लेकिन अंतिम बात यही है कि याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आइए इसमें सबसे पहले लिखिए, ऐसे लिखो, गोल फर्स्ट, गोल फर्स्ट। आइए, सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप नौकरी क्यों लगना चाहते हो? ताकि आपकी जेब में पैसे रहे। पैसे नहीं है तो इसका मतलब गरीब हो। यदि आपकी गरीबी दूर कर दी जाए तो आप कुछ हद तक बैलेंस कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले यही रखा गया, गरीबी का अंत, एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का अंत। आप जानते हो कि भारत सरकार इसके लिए क्या करती है, अनाज उपलब्ध करवाती है, कई कई योजनाएं देती है गरीबी को दूर करने के लिए, और रोजगार प्रदान करती है। इसमें भारत सरकार का सबसे बड़ा जो प्लान आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मनरेगा। मनरेगा दूर करती है आपको गरीबी। तो इसमें एक छोटी सी बात ऐसे लिख दीजिए, कुछ चीजें ऐसी है, लिखिए, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना, मनरेगा। हालांकि डिटेल बाद में बताऊंगा, जब मैं गरीबी के बारे में बताऊंगा। यहां कुछ चीजें जो आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, सवाल एक का है। एक बार पूरा नाम पूछा था इसका, तो ए का मतलब क्या है, और तो आप कर लोगे। इस ए का क्या मतलब है, इसमें ऑप्शन दिए थे लास्ट में कई, एक्ट, एजेंसी, एसोसिएशन, इस तरीके से कई दिए थे। तो ए का मतलब जो है ना यहां पर वो ध्यान रखना, वो होता है एक्ट। तो बहुत सारी बातें हैं, ज्यादा इस पर चर्चा नहीं कर सकते हम, क्योंकि फिर हम इसी में उलझ जाएंगे। जब हम गरीबी चैप्टर करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर तब बताऊंगा आपको। बस एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत भारत के
प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिन और अधिकतम 200 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। अधिकतम 200 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। ठीक है, आइए नई लाइन से लिखिए। वर्ष 2024 में भारत सरकार का दावा। वर्ष 2024 में भारत सरकार का दावा। इसमें लिखिए 95% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि वो पहले बीपीएल थे, बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन अब नहीं है। इसका अर्थ यह है। चले आइए, इसी से मिलता जुलता, इसी से को रिलेट है गोल 2। ये है भूखमरी का अंत। भूखमरी का अंत। ठीक है, भूखमरी का अंत। तो एक योजना चलती है हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत जो है 5 केजी अनाज दिया जाता है। 5 केजी अनाज फ्री दिया जाता है वो। ठीक है, पहले इसकी अवधि 2024 तक थी, लेकिन अब इसकी अवधि को बढ़ाकर हमने वर्ष 2028 कर दिया है। इसको आगे और बढ़ा दिया गया है, 2028 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि, आगे लिख देना 2028। 2028। ये बहुत अच्छा आंकड़ा है। बस एक छोटी सी लाइन लिख दीजिए, ज़्यादा इस पर मैं चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ। जब कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था, तो 2020 के अंदर इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसमें एक लाइन लिख दीजिए, 2020 से प्रारंभ 2020 से प्रारंभ इस योजना में 2020 से प्रारंभ इस योजना में 5 केजी अनाज मुफ्त दिया जाता है। 5 केजी अनाज मुफ्त दिया जाता है। 5 केजी अनाज
मुफ्त दिया जाता है। इससे इससे भारत के 81 करोड़ लोग, 81 करोड़ लोग, इससे भारत के 81 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। 81 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। समझ में आई जी बात सारी? 81 करोड़। अब आप देखिए, हम ये सुन रहे हैं, दावा सुन रहे हैं सरकार का। सरकार क्या कह रही है? 95% लोग बीपीएल से बाहर आ गए। सरकार का ये है दावा, 2024 का दावा है। और यहां पर हम क्या कह रहे हैं? 81 करोड़ लोग फ्री में अनाज ले रहे हैं। दो बातें होंगी, ठीक है? देखिए इसका अर्थ क्या है, ध्यान से समझना। आलोचनात्मक नहीं है ये। इसका मतलब ये है, देखो, जैसे मैं बीपीएल नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मैं जो अनाज पर पैसा लगता है मेरा, ठीक है, वो आप मान के चलो कि मेरे अनाज पर लगने का महीने का खर्चा जो है वो 100 रुपए है। मैं छोटा आंकड़ा ले रहा हूं ताकि समझ में आए। 100 रुपए है। अब मैं इस योजना के तहत क्या है, 5 केजी अनाज ले लेता हूं, ये फ्री में आ गया। और मेरी जरूरत थी 10 केजी, ठीक है, तो 5 केजी तो इस योजना से आ गया। बच कितना गया? 5 केजी, ठीक है ना? तो अब मुझे कितना खरीदना पड़ेगा? 5 केजी, ठीक है ना? तो पहले जो मैं पैसे लगाता था, अब मेरे उस पैसे उतने नहीं लगेंगे, मतलब मेरे पैसों की क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। इसी कारण से वो शब्द इस्तेमाल किया, लाभान्वित। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना? चलिए, एक जो गरीब, ये जो भूखमरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, लेकिन आगे जब गरीबी वगैरह पढ़ाऊंगा, फूड इकोनॉमी वगैरह, तब बताऊंगा। लेकिन एक आंकड़ा हमेशा ध्यान रखना आपने, लिखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 105वां। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जब भी ये आंकड़ा आता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक हंगर इंडेक्स जारी होता है, उसमें 105वां स्थान है। डिटेल आगे करेंगे अपने। आइए नेक्स्ट लिखिए, गोल 3। गोल 3, तीसरा गोल कौन सा है? आरोग्य व कल्याण। आरोग्य, नाम से ही पता लग गया, इसका संबंध किससे है? हेल्थ से है। हेल्थ से है। चले, अब इसका संबंध हेल्थ से है। हेल्थ के संबंध में यदि हम बात करें तो भारत की जो सबसे बड़ी योजना है वो आयुष्मान भारत योजना है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना ये है। ये सबसे महत्वपूर्ण होती है, सभी जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आप इतना तो जानते हो कि उस योजना के तहत
5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। ये सब जानते हैं, मैं ये मान के चलता हूं। लेकिन मेरा ये सवाल है, इसमें कौन शामिल है? सवाल ये है मेरा, इसमें शामिल कौन है? कौन आता है इसके अंदर? क्या सभी आते हैं? कौन आता है इसके अंदर, बताइए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जो है उसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है, उसमें कौन शामिल है? मेन बात ये होती है बीपीएल। बहुत बढ़िया जी, इसके अंदर ध्यान रखना, केवल बीपीएल आते हैं। अब ये बीपीएल कोई भी हो सकता है, यहां ध्यान दें, क्योंकि वो एक ऑप्शन क्या डालता है, एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के बीपीएल, और यही हम गच्चा खा जाते हैं। कोई भी, ठीक है ना, चाहे जनरल है तो भी वो, यदि वो बीपीएल है तो इसके अंदर आएगा। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है, तो सभी वर्गों के, इस सभी वर्गों के बीपीएल आते हैं इसमें। एक बात ये, नया क्या है, लेटेस्ट नया क्या है? हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखते हो, बताओ। हाँ, देखो ध्यान रखना, वो 65 वर्ष नहीं है, 70 वर्ष है। 70 वर्ष और 70 वर्ष से अधिक उम्र का जो वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, 70 वर्ष और 70 वर्ष से अधिक उम्र का जो वृद्ध व्यक्ति है वो इसके अंदर शामिल है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना ही कमाता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पेंशन वाला नहीं होना चाहिए, भी सरकार से पेंशन ले रहा है वो नहीं, क्योंकि उसको तो अलग से, जो सरकारी कर्मचारी होता है तो उसको तो हेल्थ फैसिलिटी अलग से मिली होती है, वो वाला नहीं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई खेती कर रहा है, अच्छी जमीन है उसके, कोई दिक्कत नहीं है उसके, वो इसके अंदर शामिल होगा। ठीक है, या ऐसे मत कह देना कि 70 वर्ष या 70 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति जो बीपीएल है, बीपीएल नहीं, सब। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि वर्तमान में क्या है, समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, किसी के पास वक्त नहीं है, और समाज इतना बदल गया कि लोग अपने माता पिता को अपने साथ रखना पसंद ही नहीं करते। अब वो कारण कोई भी रहा हो, उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन आप देखते हो समाज के अंदर, बड़ा एक गांव में पड़े हैं माता पिता, बेटा शहर में सैटरडे नाइट कर रहा है। अब उम्र होती है, तरह तरह की बीमारियां भी आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, अब उनका कौन ध्यान रखे? पता करे, पैसा ही नहीं है, बेटे बहू हाथ खड़ा कर देते हैं, तो क्या करे वो? उसने तो अपने जीवन की पूंजी अपने बेटों पे लगा दी, अब बेटे नहीं करे वो एक अलग बात है। हालांकि एक अलग बात है कि आने वाले समय में जब उनका बेटा होगा वो भी उनके साथ ऐसे ही करेगा, लेकिन उसमें समय लग जाएगा। समझ में आई बात से? ये नया ऑपरेशन है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, लिख दीजिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी वर्गों के, सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों का बीपीएल परिवारों का 5 लाख का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिखो,
सरकारी व निजी अस्पताल दोनों में मान्य है। सरकारी और निजी अस्पताल दोनों में मान्य है। दोनों में मान्य है। ठीक है, चले आइए प्लस लिखो। लिखो वर्तमान में इसमें 70 वर्ष व इससे अधिक आयु के किसी भी वर्ग के वृद्धों को शामिल कर लिया गया है। किसी भी वर्ग के वृद्धों को शामिल कर लिया गया है। चले थोड़ा सा ध्यान दे देना, ऐसी चीजें पूछ सकते हैं। ये जो योजना है 23 सितंबर 2018 को चालू हुई थी, थोड़ा सा ध्यान दे देना। चले एक और है जो बहुत लेटेस्ट है। मैं लेटेस्ट की बात कर रहा हूं, हालांकि स्वास्थ्य पे बात करने लगे तो 2-3 घंटे कहीं नहीं गए। इतनी चीजें सब चलती रहती है, आपको बहुत बार बताया भी जाता है, लेकिन जो कॉमन चीजें हैं और ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में खूब आती है, वो ये है कि पारंपरिक चिकित्सा का केंद्र, वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा का केंद्र ग्लोबल लेवल पर ट्रेडिशनल आयुर्वेद से संबंधित खोला गया है जामनगर गुजरात में। तो इसमें लिख दीजिए WHO के साथ, WHO आप समझते ही, WHO के साथ मिलकर WHO के साथ मिलकर भारत सरकार ने जामनगर गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा का वैश्विक केंद्र खोला है, ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिकल। पारंपरिक चिकित्सा का वैश्विक केंद्र खोला है जो आयुर्वेद पर आधारित है। चलें आगे, आइए अब आइए गोल 4। गोल 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी, ठीक है ना, क्वालिटी वाली एजुकेशन। अब क्वालिटी वाली एजुकेशन का क्या मतलब होता है? जैसे हम वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है उसको जैसे हम पढ़ते हैं,
11वीं कर ली, 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन में हमने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, कुछ भी ले लिया, उससे हम कोई टेक्निकल काम नहीं कर सकते। हमें कहीं भी लगाया जाएगा ना तो हम वो काम गंभीरता के साथ नहीं कर सकते। इसी कारण से तो क्या होता है, हमें उस काम की ट्रेनिंग दी जाती है। आप कोई भी काम करते हो, जैसे रेलवे में आपका सिलेक्शन हो गया, रेलवे में सिलेक्शन कराने के लिए आपको ग्रेजुएशन जरूरी थी, आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद भी कम से कम आपकी ट्रेनिंग चलेगी 1 साल तक। इसके कहने का मतलब है कि आप उसको इस प्रकार की एजुकेशन दो कि उसको इस ट्रेनिंग की ज्यादा आवश्यकता ना पड़े, अपना काम कर सके, इस तरीके से एजुकेशन दो, ठीक है ना, तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब हमने ग्रेजुएशन के लिए आईएएस के लिए तो कर दिया, भी ग्रेजुएशन के बाद जो स्टूडेंट है वो आईएएस बन सकता है, लेकिन क्या ग्रेजुएशन के बाद आईएएस बन गया और बनने के बाद उसको डायरेक्ट जिला संभाल लेगा? वो नहीं संभाल सकता। इसका मतलब हमारी एजुकेशन में क्वालिटी की कमी है, उस कमी को दूर करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपने एक 3 इडियट फिल्म देखी थी, ठीक है ना, वो क्वालिटी वाली एजुकेशन है। मतलब आप कोई भी काम करते हो, यदि इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, आप अपना खुद रिसर्च बना सकें, खुद काम कर सकें, आप समस्याओं से निपट सकें, बुकिश लैंग्वेज नहीं, समझे ना। इंजीनियर बन गए इसका मतलब यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि यदि ये कैमरा खराब हो गया, ठीक है ना, तो इसको मैं कैसे सही करूं, ठीक है, या इसका ऑप्शन कैसे तलाशूं, ठीक है ना। आपके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, ये चीजें हैं। चलिए, अब इसमें जो नई बात आई है, अब ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, साक्षरता दर इतनी है, नई बात जो लेटेस्ट जो टॉप 10 में है वो ये है, वर्तमान में भारत के 3 राज्य पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। ये आज तक की न्यूज है, हो सकता है कल को चौथा भी आ जाए। ये मैंने वैसे करंट में करा दिया था, लेकिन हो सकता है आपने किया और नहीं किया, वो आप जानो। तो इसमें सिर्फ मैं एक वही लाइन लिखाऊंगा जो लेटेस्ट है और मोस्ट इंपोर्टेंट, मोती मोती है ये। लिखिए, अगस्त 2025 की, अगस्त 2025 की अंतिम स्थिति के आधार पर, अंतिम स्थिति के आधार पर भारत के 3 राज्य, भारत के 3 राज्य पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुके हैं। भारत के 3 राज्य पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुके हैं। कोई है ऐसा जो मुझे बताए, जो ये ऑनलाइन देख रहे हैं? विजेंद्र है, एपीएल वालों का हेल्थ 5 लाख का इलाज होता है क्या? बीपीएल लिखा दिया मैं, बताइए इसका आंसर बताओ। 3 राज्य कौन से हैं? मैंने करंट में कराया, बताओ बेटा। मिजोरम, क्रम से बताओ। दूसरा, बहुत बढ़िया, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। चलो, बहुत अच्छा प्रयास किया, मुझे क्रम से चाहिए। इन्होंने बिल्कुल सही बोला है, मिजोरम। क्रम से कौन बताएगा? कोई बात नहीं, जल्दी करते हैं, समय हो रहा है। पहले नंबर पर है मिजोरम, दूसरे नंबर पर है गोवा, ध्यान रखना, ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है त्रिपुरा। ये रच बस जाने चाहिए, आज की क्लास मेरी याद रखना, ये चीज आप याद करोगे इस पे। अभी तक 3 है, कल को कोई चौथा आ गया तो वो अपडेट करना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। तो एजुकेशन के संबंध में ये काफी है, और बहुत सारे साक्षरता अभियान वगैरह चलते रहते हैं। यूनिवर्सिटी है, आने वाले समय में जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो ऑनलाइन रूप में भी हमारे सामने आ जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, उस पर अब ज्यादा बात नहीं कर सकते अपने। गोल 5, गोल 5, लैंगिक समानता,
सेक्सुअल इक्विलिटी, लैंगिक समानता। लैंगिक समानता का संबंध कहीं ना कहीं क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट से है, ठीक है ना। और वुमेन एम्पावरमेंट के संबंध में बहुत सारे प्रयास होते हैं। केरल में सबरीमाला का जो मंदिर था उसमें महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी। ये भी लैंगिक समानता की तरह उठाया गया एक कदम है, ठीक है। लेकिन यहां मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो लेटेस्ट है और महत्वपूर्ण है। सबरीमाला माता तो बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा एक अधिनियम बना है, बताएगा कोई उस अधिनियम का नाम क्या है, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में 33% आरक्षण दिया गया है। 2024 का अधिनियम है, वो बन गया। बताइए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। शाबाश, बहुत बढ़िया, ये काम की बात है भाई, ठीक है ना। तो इसमें लिख दीजिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2024 के तहत, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2024 के तहत महिलाओं को लोकसभा व विधानसभा में 33% आरक्षण दिया गया है। 33% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, होगी बात सारी है। और लैंगिक समानता के संबंध में बहुत सारी बातें चलती रहती है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो हिंदुओं में जो लड़कियां होती है उनको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया है। एजुकेशन में इनको आरक्षित किया गया है। आजकल महिलाएं रक्षा क्षेत्र में भी जाने लग गई है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं। 3 तलाक, ये भी कहीं ना कहीं लैंगिक समानता के संबंध में आप कह सकते हो। और राजस्थान सरकार हो गई या अन्य राज्य सरकार हो गई, वो जैसे 2 बच्चियां पैदा हो जाती है तो फिर उन 2 बच्चियों के संरक्षण के लिए अनुदान भी देती है। ऐसे इस तरीके के योजनाएं विभिन्न प्रकार की स्टेट गवर्नमेंट निकालती रहती है, लेकिन जो टॉप टू टॉप है वो ये है। आइए, गोल 6, गोल 6 लिख दीजिए। स्वच्छता और, पहले ऐसे लिखो, शुद्ध जल व स्वच्छता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। शुद्ध जल, देखिए यदि शुद्ध जल की हम बात करेंगे इसके अंदर, तो हमारे सामने जो आता है वो आता है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, ठीक है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 2019 के अंदर, 2019 के तहत, ठीक है। 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, ये जो जल जीवन मिशन है, इसमें क्या है, नल के माध्यम से पानी, हर घर नल योजना, हर घर नल योजना इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो प्रत्येक घर को नल के माध्यम से पानी दिया जाएगा। मतलब ये बात किसकी कर रहा है, पीने के पानी की बात कर रहा है। कितना दिया जाएगा, 55 लीटर, ठीक है, प्रति व्यक्ति,
प्रति व्यक्ति समझना, ठीक है ना, ये थोड़ा पेचीदगी होती है, ध्यान रखा करो। धीरे से डाल देगा परिवार, ठीक है। कल मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाले थे, ये नरेंद्र मोदी का उपनाम है, देखो देखो आप। तो बेटा पागलों की कमी नहीं है, कोई सींग थोड़ी होते हैं, अपने में से ही होते हैं सारे। आप देखो, अब सोचो किस लेवल की तैयारी कर रहा होगा वो, उसका लेवल देखो आप। एक मौका मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट ने मजाक में ही कर दिया होगा, लेकिन सारे मजाक तो नहीं कर सकते ना, इतना तो आप समझते ही हो। तो कहीं ना कहीं बस वो हो गया काम, बस उसका पता नहीं क्या सोच कर करते हैं। तो 55 लीटर प्रति व्यक्ति पर डे ये पानी दिया जाएगा। 2 मिनट रुक जाइए। मेरा जो सवाल है आपसे, पहले इसका लक्ष्य वर्ष जो रखा गया था वो 2024 था, ठीक है। आम बजट में अभी जो बजट आया था उसमें इसको बढ़ा दिया गया है। और पुराने पेपर आप वीडियो के, सीईटी के पेपर देख लेना, पूछा गया है इसका लक्ष्य वर्ष कितना था। तो 2024 उसका आंसर था उस समय, अब नहीं है, अब बदल गया, ठीक है। तो पहले तो ये लाइन लिखो, लिखिए इसके तहत नल के माध्यम से, इसके तहत नल के माध्यम से, नल के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को, ये बात मैं भूल गया था, लिख दीजिए ग्रामीण परिवारों को, अंडरलाइन करो, ग्रामीण परिवारों को 55 लीटर वो लिखो पूरा, प्रति व्यक्ति पर डे पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। आओ इस पे बताओ मुझे क्या है इसका, लिख दीजिए 2028। 100% जल जीवन मिशन को प्राप्त करने वाला पहला जिला बताएगा कोई? पहला राज्य, पहला यूनियन टेरिटरी, पहला जिला कौन सा है? बुरहानपुर। कहां पड़ता है ये? मध्य प्रदेश में। पहला राज्य कौन सा है? गोवा। और यूनियन टेरिटरी कौन सा है? दमन व दीव और दादर नागर हवेली। दमन व दीव और दादर नागर हवेली। दमन व दीव और दादर नागर हवेली, ठीक है। बताइए, कोई बच्चा मुझे बताएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। अभी स्वच्छता सर्वे हुआ है, स्वच्छता सर्वे
2025। इसमें मुझे बताओ, अभी ये जुलाई की न्यूज है, जुलाई के अखबार में आया ये, उसमें भारत का कौन सा शहर है जिसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है? कोई बताना चाहे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे पता था तुम इंदौर ही बोलोगे। इंदौर नहीं है, अहमदाबाद। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, अब ये बदल जाते हैं ये। तो चलो आगे, आइए। स्वच्छता सर्वे 2025 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर अहमदाबाद, अहमदाबाद है ये। दूसरे नंबर पर है भोपाल। तीसरे नंबर पर है लखनऊ। ठीक है, ध्यान रखना है ये। एक और है मेरे पास, भारत का पहला सुजल व स्वच्छ क्षेत्र। भारत का पहला सुजल व स्वच्छ क्षेत्र, ये दर्जा किसको मिला है? ये मिला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। सुजल का मतलब इसने 100% जल जीवन मिशन को प्राप्त कर लिया। स्वच्छता मतलब जो हमारा जो स्वच्छता अभियान है, ठीक है ना, कौन सा है स्वच्छता अभियान, क्या नाम है उसका, जिसको 2014 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया था, स्वच्छ भारत अभियान, उसको भी 100% प्राप्त कर लिया है, या 100% शौचालय है। ODF प्लस ये घोषित हो चुके हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। गोल 7, किफायती व स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, इंग्लिश में लिखना चाहो तो क्लीन एनर्जी। क्लियर? आइए, तो इस संबंध में दो तीन बातें हैं, दो तीन क्या, आप एक ही लिख दीजिए। भारत का नेट जीरो का लक्ष्य वर्ष, नेट जीरो का लक्ष्य वर्ष ये है 2070। नेट जीरो का मतलब ये होता है कार्बन का उत्सर्जन बराबर कार्बन का अवशोषण। कार्बन का उत्सर्जन और कार्बन का अवशोषण। ठीक है, इस संबंध में
यदि आप ऐड करना चाहो, मैंने कई बार बताया है, आप थोड़ा सा देख लेना उसको। पीएम सूर्य घर योजना कराई हुई है ना आपको बहुत बार। पीएम सूर्य घर योजना, कितने यूनिट फ्री बताइए? इसके तहत कितने यूनिट फ्री है बताइए? अरे बोला था अभी। चलो कोई बात नहीं, 200 है, 100 है या 300 है? हाँ, तो ये अब आपका ये काम दे रहा हूं मैं आपको। दो योजनाएं हैं, रुक जाइए मेरी बात ध्यान से सुने, बताया हुआ है सारा। दो योजनाओं के बारे में मैं देखूंगा आपके नोट्स में है कि नहीं, अंतर पता होना चाहिए। करंट जीके के अंदर खूब कराया हुआ है। दोनों योजनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है लेकिन अलग अलग है, अलग अलग है। और दोनों पे क्वेश्चन आ चुके हैं। एक है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, एक तो ये है, ठीक है। और एक योजना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। जगह छोड़ देना, ये चेक करूंगा मैं। दोनों योजनाओं पे क्वेश्चन आ चुका है। 1 जनवरी 2025 में स्टार्ट हुई थी और 1 फरवरी 2025 में स्टार्ट हुई, ठीक है ना। एक तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया था, उद्देश्य देते हुए ये कहा कि इस योजना का नाम क्या है, नाम ही पूछ लिया था। तो ये आपका होमवर्क है, मैं चेक करूंगा, ध्यान रखना। अच्छे तरीके से आपको ये चीजें बताई हुई है। राजस्थान के बच्चे हैं तो उनको तो खूब अच्छे तरीके से बताया हुआ है और दोनों में अंतर करके बताया। हाँ भाई, नहीं नहीं, धारा नहीं है, ये बाला है, बाला। हाँ, चलिए नेक्स्ट लिखिए। गोल 8, सम्मानजनक कार्य, सम्मानजनक कार्य व आर्थिक विकास। आपको ऐसा काम दिया जाए जो आपके सम्मान के लिए हो। इसका मतलब यह है, जैसे आपने एक मेला ढोने की प्रथा सुनी होगी, गटर साफ करते हैं। अब जो ये गटर साफ करते हैं, आप मान के चलिए ये कितने नहा धो ले, तो समाज में उनका सम्मान नहीं होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जो गटर साफ करके आ रहा है, सम्मान में, समाज में उसको सम्मान नहीं मिलेगा। तो इस संबंध में सरकार प्रयास करती रहती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरकार प्रयास करती रहती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि केरल भारत का पहला राज्य है जहां पर रोबोट के माध्यम से सीवेज को साफ, सीवेज मतलब समझते हो ना, गटर वगैरह, उसको साफ किया जाता है। तो इसमें लिख दीजिए, केरल भारत का पहला राज्य है जहां पर रोबोट के माध्यम से, रोबोट के माध्यम से सीवेज को साफ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, गोल 9, गोल 9, उद्योग, नवाचार
व अवसंरचना। उद्योग आप समझते ही हो, इंडस्ट्री, एमएसएमई, ये सब इसके अंदर होते हैं, लेकिन इसकी हम अलग से बात करेंगे। अवसंरचना, इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये क्या होता है, सड़क निर्माण वगैरह, इनको बढ़ावा देना, ठीक है ना। जो ऐसे जो किसी उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। नवाचार, इसको बोलते हैं इनोवेशन, ठीक है ना। इनोवेशन का क्या मतलब होता है, देखिए एक तो होता है खोज, ठीक है ना। एक तो होगी खोज, तो खोज तो ये होगी कि जैसे ये पेन है, ठीक है ना, ये खोज होगी। अब इसके हम मल्टीपर्पज कैसे बना सकते हैं, ये इनोवेशन होता है। मल्टीपर्पज कैसे बना सकते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं, मजाक में कह रहा हूं, इसको वैसे मत करना, समझाने की दृष्टि से। ये पेन बना दिया, ये तो क्या होगी, इसकी खोज हो गई, ठीक है। क्या जी किसके काम आता है, क्या जी लिखने के काम आता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से कोई भाई बैठा था क्या, नहीं नहीं सर जी, इसको यदि यहां पर अपने से फंसा दे तो खुंटी के रूप में भी काम आ जाएगा। समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है ना, मेरी बातों को ऐसे मत लेना। ये जो खुंटी के रूप में काम आ जाएगा ना, वो है नवाचार। नवाचार, आपकी जो खोज है, आपका जो नॉलेज है, उसको आप इंप्लीमेंट कैसे करते हो, यदि परिभाषिक रूप में देखो तो इंप्लीमेंट कैसे करते हो, ये नवाचार होता है। इस नवाचार में भारत का जो स्थान है 39वां है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस एक लाइन लिख दीजिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 39, भारत का स्थान 39। गोल 10, असमानताओं में कमी लाना। मतलब गरीब ज्यादा गरीब ना हो जाए, अमीर ज्यादा अमीर ना हो जाए, गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को कम करना, ठीक है ना। जो असमानताएं हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसमें कमी लाना, इसका उद्देश्य है। चले, गोल 11, गोल 11 में लिखो संधारणीय शहर व समुदाय। देखो संधारणीय, ये जो अभी मैंने एक शुरू शुरू में आपको शब्द बताया था, उसके लिए सतत शब्द इस्तेमाल कर लिया, लेकिन सतत का क्या होता है कि कंटिन्यू के रूप में देखा जाता है। वास्तव में जो सस्टेनेबल है, उसका अर्थ क्या होता है, धारणीय, धारणीय विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस्तेमाल करते हैं धारणीय विकास, ये सस्टेनेबल होता है, ठीक है ना। मतलब हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना है शहर का कि जिसे भविष्य के में बचा लिया जाए, खराब ना कर दे। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा विकास कर दें और पीछे से हम खत्म होते जाएं। एक बार तो हमें दिखने में तो विकास लग रहा है, जैसे औद्योगिक क्रांतियां होती है तो दिखने में तो विकास लगता है, इतने लोगों को रोजगार मिल गया, लोगों के पास पैसा आ गया, इनकम होने लग गई, लोग समृद्ध हो गए, ये तो दिखता है। लेकिन पता लगा कि उसको प्राप्त करने में हमने पूरे वातावरण को ही खराब कर दिया, ठीक है। ये सस्टेनेबल होता है। शहर कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी, ऐसा शहर बनाना है जो कि संधारणीय हो, सस्टेनेबल हो। मतलब हम इस चीजों का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि भविष्य में उसे बचा लिया जाए, वो नष्ट ना हो जाए।
इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट लिखिए गोल 12। गोल 12, इसमें लिखिए उत्तरदायी उपभोग व उत्पादन। उत्तरदायी उपभोग व उत्पादन, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, जिम्मेदार। भाई मैं जिम्मेदार हूं, ठीक है ना, मैं जिम्मेदार हूं, इसका मतलब मैंने आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। जिम्मेदारी का मतलब होता है नियंत्रण, ठीक है। आप कोई भी काम करते हो, आपके माता पिता उसके लिए जिम्मेदार हैं, इसका मतलब उन पर जिम्मेदारी आ गई। आपने कोई गलत काम किया या सही काम किया, ठीक है ना, तो आपके माता पिता का नाम आगे आएगा। जिम्मेदार का मतलब होता है एक तरीके से नियंत्रण, किस पर? कंजप्शन, ठीक है, हम चीजों का कितना इस्तेमाल करते हैं। उत्पादन, प्रोडक्शन। पता लगा रोटी तो बनाई गई 20, ठीक है, और उपभोग हो रही है वो 40, तो अनबैलेंस हो गया ना। जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन अनाज का स्तर गिरता जा रहा है, वो स्तर गिरता जा रहा है, उसमें प्रोडक्शन में कमी है। और यदि उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? कीटनाशक डालते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां आने लग जाती है। तो हम जुगाड़ बिठाने का प्रयास करते हैं बेकरी के रूप में। फूड को प्रिजर्व कर लिया हमने। अब ये जो प्रिजर्व करते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक के रूप में हो, चाहे बिस्किट के रूप में हो, चाहे भुजिया के रूप में हो, चाहे ब्रेड के रूप में हो, चाहे सॉस के रूप में हो, ये कहीं ना कहीं एसिड से बनाए जाते हैं, पदार्थ होते हैं उसके अंदर, और वो हमारे जब शरीर में जाता है तो वो खराब करता है। ये चीजें हैं। गोल 13, गोल 13 में लिखिए जलवायु कार्रवाई। क्लाइमेट एक्शन। जलवायु कार्रवाई, जलवायु परिवर्तन आप समझते हो कि जलवायु परिवर्तन के, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का ताप बढ़ता जा रहा है। अब उससे हम कैसे निपटें? तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का ताप बढ़ता जा रहा है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चलें, अब देखिए इसके अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आने लायक है, वो है कोप 30। कोप 30 ये होगा आपका नवंबर 2025 के अंदर। ये करंट का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले जो हुआ था, अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था, वो कोप 29 था, ठीक है ना। ये लेटेस्ट अब होगा, अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये जो होगा यहीं रच बस जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। बेलेम, ब्राजील के अंदर है। मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा आपसे पीछे का पूछा जा सकता है। कोप 29 ये 2024 में हुआ था बाकू के अंदर। ये अजरबैजान की राजधानी है। ये बेलेम भूल मत जाना, ऐसा हुआ नहीं,
कि ये इस तरीके के क्वेश्चन कभी आए ना हो। हालांकि कोप के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब अपने साइंस के अंदर एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तब इसके बारे में बताया जाता है आपको पूरा। पहला कोप कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सब बातें आपको बताई जाती है। आइए, गोल 14, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। गोल 13, गोल 14, जल में जीवन, लाइफ इन वाटर, जल में जीवन मतलब जल के अंदर जो जीव रहते हैं उनको हम कैसे संरक्षित करें। इससे समुद्र में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, एक तरीके से जल संरक्षण। इसमें मैं आपको कुछ नहीं बताने जा रहा हूं, बस आपका होमवर्क है। विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। चेक करूंगा मैं, 22 मार्च 2025 की थीम पता होनी चाहिए। मैंने बताया हुआ है आपको, करंट जीके में लगभग 3-4 बार बताता हूं जब भी नाम आता है, लेकिन आज मैं कहूंगा कि आप खुद करें इसको। कोप 15, सॉरी माफी चाहूंगा, गोल 15, भूमि पर जीवन। इसका संबंध पृथ्वी से है, भूमि पर जो जीवन होता है उससे रिलेटेड है। यहां भी आपको काम करना है। विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बाईस अप्रैल 2025 की थीम ये भी आपको करनी है। मैं जो बता रहा हूं ऐसा काम कर लोगे, ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, ध्यान रखें। शांति, न्याय व सुदृढ़ संस्थाएं, जस्टिस से संबंधित, पीस से संबंधित, और जो संस्थाएं हैं वो सुदृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनकी अनदेखी की जाए। जैसे यूएनओ ने इजराइल से कहा कि युद्ध बंद कर दो, तो उसने युद्ध बंद करने से मना कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी संस्था के साथ जुड़े हुए हो तो ईमानदारी के साथ उस संस्था के सिद्धांतों पर चले, नियमों पर चले, और संस्थाएं भी पार्शियलिटी ना करें। जैसे WHO ने कोरोना काल में की थी, चाइना का समर्थन करके, चाइना का पक्ष लेके, वैसे भी नहीं होनी चाहिए। लास्ट लिखिए, गोल 17, सभी गोल्स के लिए साझेदारियां। मतलब जो भी मैंने आपको ये 16 गोल लिखाए हैं, बकायदा उसमें गोल 17 अलग से डाल दिया गया, और ये कहा गया है कि ये जो गोल है इनको यदि अपने प्राप्त करना है तो साझेदारियों से करना है, पार्टनरशिप से करना है। मतलब एक दूसरे का सहयोग करके करना है, तभी हम इसको पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि भारत में यदि सूर्य ज्यादा समय तक चमकता है और भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो सोलर एनर्जी से संबंधित उसको टेक्नोलॉजी प्रदान करे वे देश जिनके पास ये है, जैसे अमेरिका, ताकि उसको सुचारू रूप से किया जा सके। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं
जहां पर सूर्य तो खूब चमकता है, लेकिन वहां पर क्या है, तकनीकी नहीं है। तकनीकी नहीं है तो फिर वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये है, ये ध्यान रखना है आपने। भूमि पर जीवन, विश्व पृथ्वी दिवस, शांति न्याय वगैरह। देखो ये पूछा गया है, मैं वो बता देता हूं जो अब तक पूछे गए हैं, एक दो इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 14, 15, 13, एक ये पूछा गया है, गोल 7। आपको सारा याद करना है, ध्यान रखना। समझ में आई बात सारी? ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। चलिए अब ऐसे है, इसी के संबंध में मैं 2 क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वो मैं अभी भेज देता हूं टेलीग्राम पे, इसके नीचे आप लिख देना, ठीक है ना। एक आरएएस का भी क्वेश्चन है, लेकिन वो आरएएस वाला आपको देखना पड़ेगा, अभी मेरे पास है नहीं, वो 2024 वाले के पेपर में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो टेलीग्राम देखो, टेलीग्राम निकालो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। समझ में आई जी, पेपर के संबंध में? ठीक है, एक क्वेश्चन वो आप खुद देखो ना, वो क्वेश्चन आया हुआ है आरएएस 2024 में, जो कि मेरे हिसाब से 2 फरवरी को हुआ था शायद तक, 2 फरवरी 2025, उसमें भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, देखना। ठीक, अब एक नई लिस्ट और आई है, अभी जुलाई के अंदर, जुलाई या जून के अंदर आई है। उसमें क्या है कि भारत की एक नई रैंक दी गई है एसडीजी के तहत, तो वो पोर्शन आपका छूट गया है, वो मैं आज दोपहर की क्लास में बता दूंगा, तो वो अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लिख लेना। ठीक है, चलिए।